मिड कैप म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी कैटेगरी जहां पे लंबे टाइम के अंदर में खूब सारा पैसा बन सकता है, बट ये ऐसी भी कैटेगरी है जहां पे अगर गलती से गलत टाइमिंग हो गया और गलती से अगर आपने गलत मिड कैप को चूज कर लिया ना, तो ये आपके सारे पैसे को डुबा भी सकता है। इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि मिड कैप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कैटेगरी है। मैं कंफ्यूजिंग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनी होती है और टॉप 100 कंपनी बहुत ही जाइंट कंपनीज है, तो उनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कितना भी इन्फ्लो आता है उसके अंदर ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं जो स्मॉल कैप कैटेगरी होती है वो छोटी कंपनीज होती हैं। अब स्मॉल कैप में कंपनीज बहुत ज्यादा होती हैं, 250 तो होती हैं। अब 250 के नीचे भी जो कंपनीज होती हैं ना, उनको हम माइक्रो कैप बोल रहे होते हैं। मतलब स्मॉल कैप में भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो पैसा आता रहता है, वो इन्वेस्ट होता रहता है। बट अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो ये इकलौती कैटेगरी है जो स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में फंसी हुई है। केवल 150 कंपनी है इसके अंदर, और इन्हीं 150 कंपनी में मिनिमम 65% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है फंड मैनेजर को। सोचिए 65% पैसा केवल इन्हीं 150 कंपनी में बार बार जा रहा होता है, जिसके वजह से इनका वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। मिड कैप इंडेक्स का वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। अब इसी हाई वैल्यूएशन वाले कैटेगरी के दो मिड कैप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक का नाम है एचडीएफसी मिड कैप। ये दोनों आपस में नहीं मिलते जुलते हैं, ये दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। मोतीलाल जहां पे बिल्कुल ही एग्रेसिव रहना पसंद करता है, वहीं एचडीएफसी एक कंजर्वेटिव स्टाइल में आपको एक स्टेबल रिटर्न देता रहता है, आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है। बट पिछले एक साल के टाइम पीरियड में एचडीएफसी ने मोतीलाल को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम इस पूरे वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं कि आपको आने वाले 5 साल 10 साल के लिए कौन से मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में इस ओवर वैल्यूड कैटेगरी यानी कि मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है या आपको और थोड़ा वेट करना चाहिए। पिछले एक साल के अंदर में मिड कैप इंडेक्स ने आपको लगभग 0.3% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए आज से एक साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज के टाइम पे भी 1 लाख रुपए होती। बट लार्ज कैप ने 2% से ज्यादा रिटर्न दिया है, लगभग 2 से लेकर 3% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि लार्ज कैप आसानी से मिड कैप को बीट कर दिया है इस मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर में। बट मिड कैप की इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी मिड कैप म्यूचुअल फंड में लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ था। अब इसके वजह से लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, पैनिक होकर पैसा नहीं निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। बट अगर मैं अभी के टाइम में मिड कैप के वैल्यूएशन की बात करूं, जो कि थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, अभी के टाइम में मिड कैप इंडेक्स का जो पी रेशियो है वो लगभग 34 के आसपास चल रहा है, जो कि एवरेज के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ओवर वैल्यूएशन थोड़ा बहुत झलकता हुआ दिख रहा है मिड कैप के अंदर। बट अगर हम इसके पीबी रेशियो की बात करें ना, तो लगभग 4.5 का है। वैसे 4.5 का पीबी रेशियो ज्यादा माना जाता है, बट उसके बावजूद भी आप यहां पे देखिए पीबी रेशियो को अगर हम देखेंगे तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर में अभी भी अपने लो पे चल रहा है। मतलब पीबी रेशियो इसका ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा ही पीबी रेशियो होता है मिड कैप का, तो अभी के टाइम में अपने लो पे चल रहा है। बट अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें ना, तो अभी के टाइम में 34 का चल रहा है, और अगर हम हिस्टोरिकल पी को जाकर देखें तो 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंदर में अपने हाई पे चल रहा है। मतलब 6 महीने का जो एवरेज पी है वो लगभग आपको 32 के आसपास दिख रहा है, उससे ज्यादा अभी के टाइम में पी रेशियो है। बट 1 साल, 2 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में अपने एवरेज से कम चल रहा है। मतलब एक चीज दिख रहा है कि पिछले 5 साल का जो पी रेशियो है, एवरेज पी, वो लगभग 40 का है। अब 40 का पी रेशियो है एवरेज 5 साल का, तो ऑब्वियसली बात है ना, अभी के टाइम में तो केवल 34 का चल रहा है। इसका मतलब अभी भी जो मिड कैप है ना, अगर हम मिड कैप के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैल्यूएशन अभी के टाइम में नॉर्मल दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो ये मिड कैप के पी रेशियो का चार्ट है पिछले 5 साल का। तो यहां पे देखिए कोविड के टाइम में लगभग 300 से भी ऊपर, लगभग 200, 250, 300 के आसपास पी रेशियो पहुंच चुका था। उसके बाद एक भारी गिरावट हुई है पी रेशियो के अंदर में, एंड तब से लेके इसका पी रेशियो लगभग देखिए यहां पे 23-24 तक भी पहुंच गया था 2023 और 22 के अंदर में। बट यहां पे देखिए मार्च 2024 के बाद इसके पी रेशियो में उछाल देखने को मिला है, और लगभग 44-45 तक पहुंच गया था इसका पी रेशियो गिरावट होने से पहले, सितंबर महीने से पहले। सितंबर महीने में एक भारी गिरावट होती है मिड कैप में उसके बाद, और पिछले एक साल से भारी गिरावट हो रही है, तो अभी के टाइम में लगभग 32 और 33-34 का पी रेशियो चल रहा है। तो अभी के टाइम में मैं कुल मिला के बोलूंगा कि इसका पी रेशियो नॉर्मली है, यहाँ पे आपको ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है इस ग्राफ के अंदर। अब देखिए इसके बीच में जो जाइंट फंड हाउस है, जो बड़े बड़े फंड हाउस है, जैसे एचडीएफसी मिड कैप हो गया। अब एचडीएफसी मिड कैप ने अपना मिड कैप से एक्सपोजर कट किया है और लार्ज कैप में एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि एचडीएफसी का एक नेचर है, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है उनका एक नेचर होता है कि जब मार्केट नीचे गिरे
तो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन बढ़ा दो, जिससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है। इसीलिए जो एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है, वो गिरते कम है। वहीं अगर मैं मोतीलाल मिड कैप की बात करूं तो इसने मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा दिया है गिरावट होने के बाद भी। ये कंपनी एक पहली बात तो कम लेके चलता है, लगभग 20-25 कंपनी होती है पोर्टफोलियो में, उससे भी कम होती है कभी कभी। अब जब इतनी कम कंपनीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन रखना पड़ेगा, तभी वो 65% कम से कम मिड कैप में इन्वेस्ट कर पाएगा। तो एक बार देख लेते हैं ना कि आखिर में इन दोनों म्यूचुअल फंड में से परफेक्ट म्यूचुअल फंड कौन है और किसका परफॉर्मेंस बेटर है, कौन आगे निकल जाता है वोलेटाइल मार्केट के अंदर में, स्टेबल म्यूचुअल फंड या एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। तो एचडीएफसी मिड कैप का अभी के टाइम में फंड साइज है लगभग 84,000 करोड़ का, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है, और एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। वहीं मोतीलाल मिड कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 34,000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का, लगभग 0.7% का है। मतलब दोनों ही म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर है, बट एयूएम के मामले में एचडीएफसी आगे निकल चुका है मोतीलाल से। एचडीएफसी मिड कैप ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 0% का रिटर्न दिया और कैटेगरी ने भी 0% का रिटर्न दिया है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है एचडीएफसी मिड कैप ने। शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने में लगभग आपको 14% का रिटर्न दिया है, लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर है, बट बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर 3 महीने की बात करूं तो देखिए 0.3% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क को आसानी से बीट कर दिया है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया। कैटेगरी एवरेज ने 0.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर 2 साल की बात करूं तो लगभग आपको 22% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 30% का रिटर्न दिया है, यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की तो लगभग 21% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं तो 1 साल के अंदर में -2% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एचडीएफसी मिड कैप आगे निकल चुका है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। 6 महीने की बात करूं तो लगभग आपको 15% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है, और इसने एचडीएफसी मिड कैप को भी बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें तो लगभग आपको 1.5% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। अगर 2 साल की बात करूं तो लगभग 29% का रिटर्न दिया है, आसानी से बीट कर दिया है। 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 35% का रिटर्न दिया है, आसानी से बेंचमार्क कैटेगरी को बीट कर दिया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग आपको 24% के आसपास रिटर्न दिया है, 24% का रिटर्न, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप ने अगर मैं पिछले 12 साल का रिटर्न दिखाऊं तो केवल 21% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। 21% का रिटर्न कम थोड़ी होता है, बट इसके बावजूद भी मोतीलाल आगे निकल चुका है लगभग 24% रिटर्न के साथ। वहीं एचडीएफसी मिड कैप के रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 5 नंबर पर रैंक कर रहा है पूरे मिड कैप में, 5 साल के अंदर में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 14 नंबर पर रैंक कर रहा है, बट 1 साल के अंदर में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है दोबारा अपने कैटेगरी के अंदर। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि जो एचडीएफसी मिड कैप है ये मिड कैप कैटेगरी के अंदर टॉप 5 में रहने वाला म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में बात करूं तो 10 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पर रैंक कर रहा है पूरे कैटेगरी में, 5 साल के अंदर में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब 5 साल के टाइम पीरियड में इससे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड कोई नहीं है पूरे मिड कैप के अंदर। 3 साल के अंदर में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है, बट 1 साल के अंदर में 23 नंबर पर रैंक कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखने को मिला है मोतीलाल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव म्यूचुअल फंड है, बहुत ही कम स्टॉक्स को लेकर चलता है। तो किसी स्टॉक के अंदर अगर भारी गिरावट आती है तो पूरे फंड के रिटर्न पे इंपैक्ट पड़ता है, वही आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। 1 साल में 23 नंबर पर रैंक कर रहा है, वहीं इस साल के अंदर में 29 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब 29 म्यूचुअल फंड है मिड कैप में और सबसे आखिरी नंबर पर रैंक कर रहा है। इस पूरे 2025 के अंदर में सबसे बेकार रिटर्न दिया है पूरे मिड कैप के अंदर। एचडीएफसी मिड कैप के एसआईपी रिटर्न के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। वहीं अगर मोतीलाल की बात करूं तो मोतीलाल ने 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 23.5% का रिटर्न दिया है, जो कि यहां पे भी आसानी से मोतीलाल आगे निकल जा रहा है एचडीएफसी मिड कैप के मुकाबले रिटर्न के मामले में। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 14% का है, कैटेगरी एवरेज का 191 का है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इसके पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करता है फंड मैनेजर, स्टॉक्स को पिक करके लंबे टाइम तक होल्ड करता है। इक्विटी की बात करें 93% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 73 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 12.5% है, मिड कैप की 46% है, स्मॉल कैप में लगभग 10% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है मिड कैप का फंड है तो मिड कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लार्ज कैप में ये ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 4% का वेटेज है, बालकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है, इंडियन बैंक का लगभग 3% का वेटेज है, फोर्टिस हेल्थ केयर है जिसका लगभग 3% का वेटेज है। मतलब वही आपको टॉप 10 के अंदर मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने
वाली है, तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तब आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं तो इक्विटी में 91% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 17 होने वाले, इसी वजह से ये फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है शॉर्ट टर्म में। लार्ज कैप में कोई भी आपका पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके ज्यादातर पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजी दिखेगा, इटर्नल हो गया, कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इटर्नल का अभी के टाइम में पी रेशियो लगभग 2000 के आसपास है। अब अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 2000 के आसपास चल रहा है, सोचिए वो कंपनी कितने रिस्क में अभी के टाइम में, कितनी भारी गिरावट हो सकती है। इसीलिए आपको संभल के इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। इटर्नल में लगभग 9% का वेटेज लेके बैठा हुआ है। अगर जोमेटो कल को नीचे गिरता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस म्यूचुअल फंड के ऊपर, जो कि पहले एक बार हो चुका है कल्याण ज्वेलर्स के साथ। कल्याण ज्वेलर्स का लगभग 8% का वेटेज है अकेले कंपनी का, जो कि जनवरी महीने के अंदर में कल्याण ज्वेलर्स में एक भारी गिरावट हुई थी लगभग 30% की, और उसके बाद पूरा का पूरा इंपैक्ट पड़ा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के परफॉर्मेंस के ऊपर। एंड आखिरी में अगर हम रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही बढ़िया है, 13 से कम है। इसका मतलब आपको वोलेटिलिटी कम दिखने वाली है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। बीटा भी बढ़िया है, गिरावट भी कम आपको दिखने वाला है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.4 का शार्प रेशियो है, कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है एचडीएफसी मिड कैप के अंदर। वहीं अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14 से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। बीटा इस म्यूचुअल फंड का बहुत ही बढ़िया है, शार्प रेशियो 1.21 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अभी तक आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है। बट एचडीएफसी मिड कैप को बीट नहीं कर पाया है। एचडीएफसी मिड कैप का जो अभी के टाइम में शार्प रेशियो है वो लगभग 1.4 का है, वहीं मोतीलाल का केवल 1.21 का है। मतलब इसने एचडीएफसी मिड कैप को बीट नहीं कर पाया शार्प रेशियो के मामले में। एंड आखिरी में इन दोनों म्यूचुअल फंड के अगर हम 3 साल के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो यहां पे देखिए, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, जो ये आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये मोतीलाल की, ऑरेंज कलर की जो लाइन दिख रही है ये एचडीएफसी मिड कैप की, एंड सबसे नीचे वाली जो लाइन है ये इक्विटी मिड कैप की। तो इस चार्ट के अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बहुत ही आसानी से रोलिंग रिटर्न के मामले में बीट कर दिया है एचडीएफसी मिड कैप को। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो एचडीएफसी मिड कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 28% का है, वहीं मोतीलाल का लगभग 34% का है। मीडियन रिटर्न एचडीएफसी का लगभग 29% का है, मोतीलाल का लगभग 35% का है, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी मिड कैप का 34% का है, वहीं मोतीलाल का 41% का है। मतलब एक चीज देखने को मिल रहा है कि रोलिंग रिटर्न के मामले में मोतीलाल आगे निकल गया है एचडीएफसी मिड कैप के मुकाबले। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पे देखिए इन दोनों म्यूचुअल फंड ने आपको 100% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर बात करूं मैं एचडीएफसी मिड कैप की तो इसके फंड मैनेजर हैं चिराग सेतलवाल, जिनको लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो भारत के बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर में से एक हैं। अब 20 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये कंजर्वेटिव और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म के फंड मैनेजर है, मतलब इनका जो अप्रोच होता है वो लंबे टाइम का होता है। तो अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं तो आप एचडीएफसी मिड कैप की तरफ देख सकते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की तो इसके फंड मैनेजर के नाम है निकेत शाह, सुनील सावंत, राकेश सेट्टी एंड अजय खांडेलवाल। ये लोग मिलकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को अभी के टाइम में मैनेज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स पिक करने का स्टाइल है। मतलब ये ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं जिसमें अभी के टाइम में मोमेंटम चल रहा होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ सेक्टर अभी के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया, इन सेक्टर्स के अंदर इनका ज्यादा एलोकेशन होता है। ये इनके नीश सेक्टर होते हैं। स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। मतलब ये कुछ नीश स्टॉक के ऊपर फोकस करते हैं जिनके अंदर अभी के टाइम में मोमेंटम है, जल्दी पैसा बन सकता है। बट एचडीएफसी मिड कैप लॉन्ग टर्म का अप्रोच लेके चलते हैं, उनके फंड मैनेजर लंबे टाइम का विजन रखते हैं। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मिड कैप के अंदर क्वालिटी प्लस स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको कंपाउंडिंग चाहिए लंबे टाइम के अंदर में, तो आप एचडीएफसी मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। बट वहीं अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मिड कैप में मोमेंटम की तलाश कर रहे होते हैं कि केवल मोमेंटम में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, जिन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम आए उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए, जिन सेक्टर के अंदर मोमेंटम आए उनमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो आप जा सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर। बट इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की म्यूचुअल फंड है, स्पेशली मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट चल रहा है
इन दोनों म्यूचुअल फंड को लेके, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर किसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं या किसमें पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में भी बताना मत भूलिएगा। एंड अगला किस म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए, ये भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो को वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।